नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य है कि जितने भी पीवाईक्यू चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग एग्जाम आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड ही सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस सेट देना। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके का है और डेट उसकी पता है। जो अभी पेपर हुआ है जीडी का 20 तारीख दूसरा महीना 2024 9-10 वाली शिफ्ट है, ये वाली मॉर्निंग वाली। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जितनी जल्दी ये इम्प्रूव होने में हेल्प होगी हमारी, उतनी जल्दी हम इसमें और ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। और आज की ये पहली वीडियो है, तो कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी देश या देश के 100 परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को विशिष्ट समय पर एकत्र करने और संकलित करने और विश्लेषण के करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इन सभी प्रक्रिया को जो बोला जाता है, ये प्रक्रिया है जो हम किसी देश की या किसी राज्य की, किसी गांव की, वहां की पॉपुलेशन और वहां की जगह का विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को जो बोला जाता है वो बोला जाता है जनगणना। क्या बोला जाता है? जनगणना। तो इसका राइट आंसर होगा जनगणना। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चनों के साथ साथ हम ये भी गौर फरमाएंगे या देखेंगे कि जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड हम आपको और भी क्वेश्चन दे सके, जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जनगणना से रिलेटेड और बातें करें तो यह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो कब हुई थी? जो जनगणना हुई थी आपकी 2011 में। इसका नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उस टाइम 640 जिले थे, 7,933 कस्बे थे और गांव की जो संख्या थी वो थी 6,40,930। और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो की बात किया, सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी भी राज्य, किसी भी गांव में 1000 पुरुषों पर कितनी, और नॉर्मली जो लिंगानुपात है हमारे इंडिया का वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात की बात करिए तो 1000 जो बोलते हैं लड़कों पे बोलो या बोलो बच्चों पर, 1000 बच्चों पर 919 लड़कियां हैं। ग्रामीण में 923 होती है और शहर में कितनी है? जो शहर में है वो है 923 और गांव में 905। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण रूप क्या है? मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण रूप क्या है? तो इसको देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति का सबसे साधारण रूप है M3। इसका आंसर है M3। तो M3, M1, M4, M ये होते क्या है? तो एक मनी को विस्तार करने के लिए ये बनाया गया है। तो 1967 में 68 के पहले सिर्फ M का प्रयोग होता था, जहां M इक्वल टू होता था लोगों के पास कितना धन है। लोगों के पास कितना धन है, जैसे कि रुपया सिक्का कितना है और बैंक में सावधि जमा कितना है, डिपॉजिट कितना है उनका और अन्य जमा राशि कितनी है। तो M1 का मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जो जितनी भी करेंसी है, इसमें नोट में और सिक्का में, प्लस जो पैसा बैंक में जमा है जो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट और आरबीआई के साथ अन्य जमा राशि को ही हम M1 बोलते हैं। अब M2, M3, M4 इनका लेवल अब बढ़ता चला जाता है। जिस तरीके से इसके M2 के अंदर क्या आता है? M2 के अंदर हमारा पूरा MA भी आएगा, इसके अंदर हमारा पूरा क्या आएगा? MA भी आएगा। और बात की जाए पोस्ट ऑफिस में जो जमा धन होता है, पोस्ट ऑफिस की जो ग्रामीण बैंक में जो होती है, ग्रामीण बैंक में तो पोस्ट ऑफिस बनी होती है, इसमें जितना भी जमा धन है इसके अंदर आता है। M3 में क्या आता है? M3 में M1 तो आएगा ही आएगा आपका, और इसमें क्या आता है? बैंकों के साथ समय जमाए, मतलब जो टाइम डिपॉजिट होता है ना, ये इसी के अंदर आता है। M4 की बात की जाए तो M4 के अंदर M3 आएगा। M3 का मतलब क्या होता है? M3 का मतलब हुआ कि इसके अंदर M1 भी आ चुका है ऑलरेडी, और क्या आ चुका है? पोस्ट बैंक जो टाइम डिपॉजिट भी आ चुका है इसके अंदर, जो समय के साथ साथ पैसा डिपॉजिट किया जाता है, जैसे LIC का होता है। तो M4 की बात किया तो M3 इसके अंदर पोस्ट ऑफिस में जमा राशि जो कि इसके अंदर आती है और टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट किया जाता है, पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीश को हटाने जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। जो न्यायाधीश को हटा दे तो उससे रिलेटेड कथन का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
जो भारतीय संविधान है यहाँ केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन 2, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 3, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 4, न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या करता है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रोसेस होता है इसका। बात की जाए केवल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 124 दे रखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, जो संविधान में संबंधित है ये वाला। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके शिफ्ट में आया था कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस टाइम पे सबको पता है इजी आंसर है इसका, तो इसका आंसर है 63 तत्व हमें मिल चुके थे। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं जो भी। तो इसे 63 तत्व थे इसके अंदर, और यह परमाणु भार पर आधारित थी। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट टेबल बनी थी, जो प्रोडक्ट टेबल बनाई थी वो 4 लोगों द्वारा बनाई गई थी। डॉबर्नियर द्वारा बनाई गई थी, और क्या कहते हैं न्यूजीलैंड का ऑक्टेव सिद्धांत था, मेंडलीफ की भी आवर्त सारणी थी, मोजले की भी आवर्त सारणी थी। आप सभी को ये पता होगा कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी और जो मोजले की आवर्त सारणी दोनों ने बनाई थी, पर डिफरेंट क्या था कि जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार पे बनाई थी। किस पे बनाई थी? परमाणु भार पे। और जो मोजले की आवर्त सारणी है, ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। तो परमाणु भार पर आधारित 63 तत्व इसके अंदर ज्ञात थे। उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, और वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व व्यवस्थित तरीके से अर्थात क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में वर्गीकृत किया गया था। जो आज की पीरियोडिक टेबल बनी हुई है उसी अकॉर्डिंग इन्होंने तत्व को निर्धारित किया था। बस कमी यही हुई कि इसके अंदर उत्कृष्ट गैस नहीं थी, जो नोबेल गैसेस इसके अंदर अवेलेबल नहीं थी, और इसके अंदर परमाणु क्रमांक पर ये नहीं रखी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो जिसको बनाने के लिए किया गया है उसका आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अवार्ड मिला हुआ है, एक मिनट, हाँ डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर और भी जाने उत्तर प्रदेश की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो और भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर राज्य में स्थित है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल है। दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चौथा। तो याद रखना सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारे क्षेत्र की दृष्टि से? राजस्थान। और चौथे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य मध्य प्रदेश है, तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर, राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अगर एग्जाम की दृष्टि देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला इसका कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और इसका जो एरिया फैला हुआ है वो 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कमीशन, कॉम्पिटिटिव कमीशन और कमीशन ऑफ इंडिया CCI में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ये जो पद संभाला गया है ये संभाला गया है जिनका नाम है रवनीत कौर है, जिन्होंने इसका पद संभाला है। आइए इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सही उत्तर रवनीत कौर है, और कौर को भारतीय प्रतिष्ठा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। की पॉइंट की बात की जाए तो रवनीत कौर को मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 2023 में। सरकार ने 88 की पंजाब कैडर के अध्यक्ष
नियुक्त किया। वह वर्तमान में चंडीगढ़ राजस्व पुनर्वास और आपात प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त के संगीता वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। 15 मई के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि होती है। तो इसका जो पद संभालते हैं तो 5 वर्ष तक होता है और लास्ट इसका कितना होता है, 65 वर्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी टाइम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली या पहला गायक या गायिका है। तो ये सबको पता है, काफी टाइम में एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा आंसर है। तो इसका आंसर है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। क्या है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में अगर हम थोड़ी सी और जानकारी लेना चाहें तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी मदुरई तमिलनाडु के भारतीय कर्नाटक गायिका है। कौन सी गायिका है? याद रखना, कर्नाटक गायिका। इसे पूछ सकता है क्वेश्चन। कर्नाटक गायिका है ये, जो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को भारत में 7वां नंबर का पद माना जाता है, 7वें नंबर के व्यक्ति माना जाता है, जिसके हमारे फर्स्ट जो ऑनरेबल होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो किसी देश का मतलब किसी हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो राष्ट्रपति जी है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की अरबी कविता से मानी जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तरी क्षेत्रों का शास्त्रीय संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सुब्बुलक्ष्मी जी का इमेज है, आप देख सकते हैं, ये सुब्बुलक्ष्मी जी का इमेज है। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे तो वो कौन थे? ज्योतिबा फूले। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योतिबा फूले थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली क्या थी? तो भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे प्रारंभिक जो शैली थी वो थी सिंधु लिपि। कौन सी लिपि थी? सिंधु लिपि। तो इसके बारे में और चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा कर सकते हैं कि जो जैसे कि कोई भी चीज लिखी जाती है तो किसी सिंधु लिपि से लिखी जाती है। जैसे अशोक के शिलालेखों को प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था तथा इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। 10 क्वेश्चन बाद है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आयोजित की गई के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण राज्य बनाया गया। तो ये बनाया गया था, इसका आंसर है 1997 में। कब बनाया गया था? 1997 में। लक्षद्वीप की राजधानी की चर्चा की जाए तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है हमारी कवरत्ती। क्या नाम इसका? कवरत्ती। ये एक यूनियन टेरिटरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये सीटें जो आरक्षित की 1/3 है। आप देख रहे होंगे एग्जाम का लेवल इस तरीके से, कोई क्वेश्चन इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन सरल दिए गए। तो इसी पैटर्न पर आधारित हमारे सारे इसमें पेपर चलेंगे और आप उनको देखोगे तो आपको जरूरी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इसका जो आंसर है 1/3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1/3 की बात की जाए, 1/3 इसका आंसर। नंबर 12 है। 12 सिंधु त्योहार दिवाली के सम्मान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया गया था? तो ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था बल्ली और कोंकण जनजाति द्वारा। इस देखो जनजाति की बात की जाए तो जनजाति से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेट की बात की जाए, स्टेट और ट्राइब्स यानी कि जो जनजातियां होती है, नागालैंड में कौन सी है? नागालैंड में काफी सारी जनजाति निवास करती है। नागास, अंगामी, सेमा, गारो, कुकी। गारो भाषीय जनतियां काफी मेघालय में पाई जाती है। कुकी हुई, हचारी हुई, मिकिर हुई, ये नागालैंड की सारी जनजातियां। उड़ीसा की बात की जाए तो गढ़वा जनजाति है, घारा जनजाति है, खरिया जनजाति है, कौन जनजाति है, मत्स्य जनजाति है, और बात की जाए ओरम्स जनजाति है, राजूत जनजाति है और सेंथेल्स जनजाति है।
एसएसटी के अगर पेपर को देख के बात की जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं बोल दूं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इनमें से 4 याद कर लो। मेरा मानना है एसएससी को देख के तो सबको पता ही होगा, इस तरीके से लगता है कि सारे इम्पोर्टेंट है, सब कुछ याद करना चाहिए, और जो नहीं लगता है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी राजस्थान की बात की जाए तो ब्रीज जनजाति हुई, गमरिया जनजाति हुई, तनका जनजाति हुई, मिनास जनजाति हुई, पटेलिया जनजाति हुई, सहारिया जनजाति हुई, भूटिया और सिक्किम में है, सिक्किम की याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भूटिया जनजाति। कौन सी? भूटिया। भूटिया हुई, खास हुई, और लेप्चा। लेप्चा जनजाति इज इम्पोर्टेंट, लेप्चा को याद कर लेना, लेप्चा बहुत इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एथलीट्स जो आईएएफ की जो चैंपियनशिप थी, ये पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता कब बनी थी? तो जो पेशेवर प्रतियोगिता बनी थी, ये बनी थी 1997 में। कब बनी थी? 1997 में। जो हेलेंस्की के प्रथम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद ये टीडी के इस आयोजन का विप्रयोजन के रूप में सह सहयोग किया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अब तक का 18 बार आयोजित किया जा चुका है, और हम, ये इंपोर्टेंट है, 2029 में, कब? 2029 तक एक आधिकारिक भागीदार के रूप में अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये ज्यादा इजी आंसर है, इसका आंसर है हॉकी। हॉकी की बात की जाए तो हॉकी से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट ट्रॉफियां हैं, काफी इंपोर्टेंट। तो रंगास्वामी कप की बात करी जाए तो इसको इस तरीके से याद कर सकते थे, काफी सारी ट्रिक इससे बनी हुई है, तो मैंने जिस तरीके से याद कर रखा है उस तरीके से। जो हॉकी के जो महान खिलाड़ी है जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी, जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनकी जब हॉकी जब ये फील्ड में चलाते तो इस तरीके से फील्ड में चलाते हैं कि जब खुशी के मारे लोग रंग उड़ाने लगते हैं। तो इससे इस तरीके से इसे की पॉइंट बना के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इससे और भी रिलेटेड है, जैसे बॉम्बे गोल्डन कप। तो बॉम्बे गोल्डन कप को याद करके रखना, क्योंकि कुछ ट्रॉफियां ऐसी होती है जो कंफ्यूज कर देती है। तो बॉम्बे गोल्डन कप हॉकी से संबंधित है, इसको याद रखना। हॉकी से जुड़ी अन्य ट्रॉफियां जैसे आगा खां, मेजर ध्यानचंद की जब हॉकी चलती है तो बता सकते हैं कि फील्ड में आग लगा देती है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आगा खां ट्रॉफी। बीटन कप, उन्होंने काफी बार अन्य देश के प्लेयरों को या उनकी टीमों को पछाड़ा है, बीट किया है। ध्यानचंद ट्रॉफी, अब इनका नाम ही आ गया जिससे तो भूलने की कोई चांस ही नहीं है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में अगर हम ज्यादा चर्चा करें तो उसके बारे में इतना बताया जा सकता है कि ये जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी को जो फर्स्ट टाइम दिया गया था वो चेस के माइंड मास्टर जिनका नाम था विश्वनाथन आनंद जी को, इनको मिला था। और चर्चा बात की जाए तो लेडी रतन ट्रॉफी, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना क्योंकि इसको भूलने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, लेडी रतन ट्रॉफी को। नेक्स्ट बात की जाए तो नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी की याद रखना, जिसकी नेहरू ट्रॉफी है, इंदिरा गांधी है, इनको थोड़ा इंदिरा ट्रॉफी, इनको भूलने का चांस रहते, तो इसको याद रखना नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। तो नेहरू ट्रॉफी इसमें भी हारा है, इसमें भी हारा है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। रंगास्वामी बता चुका हूं, इसको याद कर लेना। सिंधिया ट्रॉफी बहुत इंपोर्टेंट है, सिंधिया ट्रॉफी। विश्व कप मास्टर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये भी बहुत ज्यादा, मास्टर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज का एक भारतीय नृत्य संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक थे, कालका वृंदादीन घराने के थे। अब इनकी बात की जाए तो अगर लखनऊ घराने की चर्चा की जाए तो ये किस घराने से थे? तो इसका आंसर है लखनऊ घराना। कथक की बात करिए, हमारे 7 क्लासिकल डांस है। जो कथक की बात करिए, ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसी प्रकार एक कंफ्यूजन करने वाला नृत्य है जिसे केरल का बोला जाता है कथकली। कथकली के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक जिसका नाम है कथकली, मैंने बता दिया, एक नाम है उसका मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो इसका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तो और असम की बात की जाए तो असम का ही एक नृत्य है। असम के भी काफी लोग डांस है, जैसे कि बिहू है, शास्त्रीय नृत्य है, काफी सारे इसी। और हम अभी इस क्वेश्चन पे अगर चर्चा करते हैं तो लखनऊ घराने के प्रमुख बहुत इंपोर्टेंट कलाकार हैं जिनको याद करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि की पॉइंट जोड़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो प्रमुख कलाकार जो लखनऊ घराने से, इनका नाम है आफाक हुसैन खान। तो और दूसरा ऑप्शन है पंडित स्वपन चौधरी,
पंडित स्वपन चौधरी लखनऊ घराने से, उस्ताद जुल्फिकार हुसैन ये भी जुल्फिकार हुसैन ये भी लखनऊ घराने से, शंभू महाराज इज इम्पोर्टेंट, और कालिका प्रसाद इज इम्पोर्टेंट, विद्याधीन महाराज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्याधीन महाराज कहा गए लखनऊ घराने के, और कालिका प्रसाद लखनऊ घराने के, शंभू महाराज भी कहा गए लखनऊ घराने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 16 पे बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, वर्ष तक कितनी आयु तक ये यथास्थ होगा? तो ये होगा 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक। कितने वर्ष तक की आयु तक होगा? 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान, याद रखना इंपोर्टेंट है, कौन से 86वें संविधान, कितना है 86वें संविधान। तो आर्टिकल दे रखा है 21A जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्रदान करता है, और 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार शिक्षा प्रदान अधिकार अधिनियम इस संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है स्वरूपा सेन जी ने। किसने जीता है आंसर? इसका आंसर क्या है? स्वरूपा सेन। तो इसका आंसर है स्वरूपा सेन। तो आगे चलते हैं, चलिए इसका आंसर है स्वरूपा सेन। तो स्वरूपा सेन की बात की जाए तो स्वरूपा सेन क्या पता चल चुका है स्वरूपा सेन किस नृत्य से संबंधित थी। स्वरूपा सेन जी थी जो नृत्य से उड़ीसी नृत्य से संबंधित थी। जैसे ही और भी ऑप्शन की बात की, अक्षम लक्ष्मी देवी ये मणिपुर संगीत से है। डॉक्टर अरुणिमा मोहंती ये एक उड़ीसी नृत्यांगना है। कैसे? उड़ीसी। अरुणिमा मोहंती उड़ीसी नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें तो 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की थी? तो योजना आयोग की स्थापना सबको पता है 2015 में नीति आयोग बना दिया गया था। तो नीति आयोग पे ही चर्चा करें तो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिनका अब जो करेंटली में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। फाउंडर 1 जनवरी 2015 को इसका इन्वेंशन हुआ था। फाउंडर जो थे इसके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की पहल क्या है? तो उस पहल के बारे में बात करें, आंसर नंबर 1 क्या पहल है इसकी? तो इसकी पहल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पहले उद्योग संवर्धन, क्या है? उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग, इसकी पहले ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है जैसे कि अगर मतलब कोई तुक्का भी मानना चाहे तो इसमें कोई तुक्का भी नहीं मार सकता है, क्योंकि वो बोलेगा या तो एक सही है या दूसरा सही है या दूसरा गलत है या फिर पहला सही हुआ। बट इस क्वेश्चन का आंसर था वो पढ़ के बता दें। तो बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर की बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर और सर्वर कोर्ट से सर्व करता है, नहीं करता। तो ये सर्वर कोर्ट बाईं ओर से सर्व नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, ये भी गलत होगा इसका। ऑप्शन 2 की बात करें तो सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस पोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, नहीं, एक ही तरफ खड़े नहीं होते, एक होते। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर 4। तो ये वीडियो आज की खत्म होती है यहीं पर दोस्तों। तो हमारा आज का जीडी का प्रैक्टिस सेट यहीं पर खत्म होता है। तो आपने देखा कि हमने इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया है। मेरी ये पहली वीडियो थी, तो कोई गलती हुई हो तो इसको क्षमा करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि इसमें जो क्वेश्चंस जितने भी हो रहे हैं इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होने वाले और कुछ और भी अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को आगे बढ़ाएं। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। विद्यापीठ A1 चैनल है और इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।